प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा के पाठ 1, 2 और 3 पढ़ लिए हैं और हमारे पूरे भी हो चुके हैं, है ना। अब इन तीनों पाठों में व्याकरण संबंधी जो भी प्रश्न आए हैं उन्हें हम कोपल व्याकरण पुस्तक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम पाठ 4 संज्ञा को समझेंगे। संज्ञा को हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसे हम वापस दोहराएंगे और समझेंगे, है ना। अब संज्ञा किसे कहते हैं, बात आती है संज्ञा किसे कहते हैं, इस बात को हम समझेंगे। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। यह भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं। विमलेश और सुषमा भी स्वर्ण मंदिर देखने आए हैं। उनके पास कैमरा व मोबाइल है। अब ये ऊपर वाले जो वाक्य हैं बेटा, इनमें स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, भारत, है ना, ये सब क्या है, स्थानों के नाम। और स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, ये सब क्या है, प्राणियों की विशेष जातियों के नाम, है ना। और विमलेश व सुषमा व्यक्तियों के नाम हैं। श्रद्धा भाव का नाम है ना। वैसे किसी इंसान का होता है तब वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन यहाँ पे श्रद्धा भाव के लिए आया है। कैमरा, मोबाइल वस्तुओं के नाम हैं। तो इन सब को देख के हमें समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो स्थान के नाम हो गए स्वर्ण मंदिर, अमृत, भारत, और प्राणी स्त्री, पुरुष, बच्चे और वृद्ध, तो ये जाति का नाम बता रहे हैं, है ना। और विमलेश और सुषमा व्यक्तिगत नाम है किसी व्यक्ति विशेष के, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। श्रद्धा एक फीलिंग आ रही है, एक भाव आ रहा है, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा में आएगा। कैमरा, मोबाइल वस्तुओं के नाम हैं, तो ये भी आपके संज्ञा में ही आएंगे। कौन सी संज्ञा में आएंगे, जातिवाचक में। नाम तो नहीं है ना, कैमरे का नाम नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है, मोबाइल में भी नाम नहीं है कंपनी का। अगर नाम होता कंपनी का तो व्यक्तिवाचक में आता, लेकिन मोबाइल खूब सारे होते हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो ये सभी शब्द संज्ञा हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। अब सवाल उठता है, संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं संज्ञा के। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होती है। हवा महल जयपुर में स्थित है। माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब इन वाक्यों को जरा पढ़ें और समझें बेटा हम। हवा महल जयपुर में स्थित है ना। तो जयपुर आपका शहर का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा जयपुर, है ना। माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में बात की जा रही है। यूं तो पर्वत बहुत सारे हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट तो एक ही है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री तो खूब सारे हैं, कई देशों में है, खूब सारे हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक ही हैं, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में और प्रधानमंत्री आएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में। उपयुक्त वाक्यों में हवा महल जयपुर, माउंट एवरेस्ट संसार, लाल बहादुर शास्त्री, भारत सभी शब्द किसी विशेष स्थान, वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान विशेष का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 पे आती बेटा जातिवाचक संज्ञा। कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
भूकंप से कई भवन धराशायी हुए, कई शहर बर्बाद हो गए, चिड़ियाघर में हिरण शेर के पिंजरों से दूर थे। अब ऊपर वाले जो वाक्य हैं इनमें छात्र छात्राएं, विद्यालय, भवन, हिरण, शेर आदि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध न कराकर उन प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, है ना। तो ये वाले सारे शब्द हमारे किस में आएंगे बेटा? जातिवाचक संज्ञा में, है ना। भवन, खूब सारे भवन होते हैं, भवन का नाम नहीं है, कौन सा भवन है ना। विद्यालय भी खूब सारे हैं लेकिन विद्यालय का नाम नहीं दिया, तो ये अपना जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। तो इसकी परिभाषा होगी, वे शब्द जो एक ही प्रकार के स्थानों, प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बेटा नंबर 3 पर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। जीवों पर दया करो, फूलों की सुगंध अनुभव करो, चोरी मत करो। अभी चारों वाक्यों में ऊंचाई, दया, सुगंध और चोरी, है ना। ये जो चारों शब्द हैं व्यक्ति, वस्तु आदि के क्या गुण और दोष और अवस्था, उनकी कंडीशन बता रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बता रहे हैं, उसका बोध करा रहे हैं। तो ये सभी क्या होंगे बेटा? भाववाचक संज्ञाएं होंगी। तो इसकी वो है आपकी परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, भाव, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषताएं होती हैं? भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार नहीं होता, उसके शेप नहीं होता है। भाववाचक संज्ञाओं को हम छू भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता और भाववाचक संज्ञाओं का केवल अनुभव ही किया जा सकता है। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना विभिन्न प्रकार से होती है, ये चीज अपन कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा अपन यही समाप्त कर रहे हैं और जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति, उसका रिवीजन हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से 3। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी स्थान अथवा व्यक्ति विशेष का नाम बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, व्यक्तिगत नाम को बताने वाले, है ना। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी वर्ग अथवा जाति विशेष के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। जैसे शेर है, शेर आपका उसमें आएगा व्यक्तिवाचक में, और पशु जो है आपका जातिवाचक में आएगा, है ना। और अगर केवल शेर और शेर के साथ अगर बब्बर शेर होता है तो बब्बर शेर व्यक्तिवाचक में आएगा और शेर को हम जातिवाचक में मान लेंगे, है ना। उसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द जो किसी के गुण, दोष, स्थिति, भाव आदि के विषय में बताते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं पूर्ण होती है। अब इस चैप्टर को आपको, इस पाठ को पढ़ना है, समझना है ना। और इसी पढ़े हुए पाठ में से आपको 5 या 7 प्रश्न बनाने, उनके उत्तर लिखने, तो आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।